Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. So, students, in our last class, we have started with chapter number 3, in which we have seen that why we have to separate out things, what are the mixtures, what are pure substances, the types of mixtures. So, now, students, I hope you all have revised that chapter. And now, in today's class, we are going to continue with the next topics of the chapter number 3, and we are going to start with the topic methods of separation. So now बच्चों हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली थी कि सेपरेशन क्या होता है, why we have to separate out the things, but अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि how, with what methods we are going to separate the things. So to separate substances we use different methods based on their properties. So बच्चों सबसे ज्यादा important चीज यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोगों को separate out करना है mixtures के अंदर से substances को, so हम वो separation किस basis पे करते हैं, on their properties. यानी कि हमारे components जो है उनकी properties क्या है, इस basis पे we are going to separate them from the mixtures. So some common methods include hand picking, threshing, winnowing, using a sieve or even utilizing the wind. So now बच्चों हमारे पास यहाँ पर कुछ common methods है जिनके बारे में आपने भी कभी ना कभी जरूर सुना होगा. First of all is hand picking. So hand picking is very common. ये सारी चीजें हम हमारे घर में भी देखते होंगे, right? जब भी मम्मा जो है वो चावल बनाती होंगी, उसको साफ करती होंगी और उसमें कोई भी स्टोन होता होगा तो हम उठाकर क्या कर देते हैं, उसको साइड कर देते हैं. So that comes under hand picking. Then we have threshing, winnowing, using a sieve, एंड कभी कभी हम लोग विंड की हेल्प से भी चीजों को सेपरेट आउट करते हैं. सो नाउ अब हम इन सारे मेथड्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द हैंड पिकिंग. So the simple process of separating slightly larger harmful substances or other useful substances or impurities like small pieces of stones, husk and dirt from grains of wheat, pulses and rice is called hand picking. So now बच्चों हैंड पिकिंग क्या है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको कोई भी एक बड़ा हार्मफुल सब्सटेंस दिख जाता है, कोई भी स्टोन का पीस दिख जाता है, कोई भी इम्प्योरिटीज दिख जाती है या फिर कोई हस्क दिख जाता है हमको ग्रेन्स ऑफ व्हीट के अंदर, तो हम उसको सिंपली क्या करते हैं, अपने हाथ से उठाकर साइड कर देते हैं एंड इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हैंड पिकिंग. सो व्हेन द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज नॉट वेरी लार्ज, हैंड पिकिंग टर्न्स आउट टू बी टाइम सेविंग एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेशन. सो नाउ बच्चों अगर इन सारी इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि हमको 2-4 ही दिख रहे हैं, हमको थोड़े बहुत स्टोन्स दिखे जिसको हमने सेपरेट आउट कर दिया, सो उस टाइम पे ये हैंड पिकिंग मेथड बहुत अच्छा रहता है क्योंकि एक तो इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगती, दूसरी चीज की हमारा टाइम भी सेव कर लेता है एंड हमको यूजफुल सब्सटेंस भी मिल जाता है. सो ऐसी चीजों के लिए अगर हम लोगों को कुछ थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज दिख रहे हैं जिनको हमको फिल्टर आउट करना है, सो इन सारी चीजों के लिए वी कैन डू हैंड पिकिंग. सो यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दे आर सेपरेटिंग 2 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, राइट? देखो ये किस तरह से 2 टाइप्स के ग्रेन्स को सेपरेट आउट कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव थ्रेशिंग. सो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं थ्रेशिंग को. सबसे पहले हम इसकी पिक्चर को देखेंगे. हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फार्मर्स क्या कर रहे हैं, वो अपने ग्रेन्स को, अपनी क्रॉप्स को उठाकर इस तरीके से नीचे बीट कर रहे हैं. सो लेट्स सी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. So plants like rice and wheat gives us grains or seeds that we use for making food, right? So हमारे पास कुछ plants है जैसे कि rice और wheat, ये क्या करते हैं, ये हमको कुछ grains देते हैं, हमको कुछ seeds देते हैं जो कि हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास wheat grains है जिनको हम लोग यूज करते हैं आटा बनाने के लिए. सो हमारे पास जो wheat grains आते हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्लावर बनाते हैं, wheat flour बनाते हैं एंड देन इस wheat flour से ही हम लोग आटा बनाते हैं एंड आटा गूंदने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उससे रोटीज या फिर चपातीज बनाते हैं. सो after these plants are harvested or cut, we need to separate the grains from the rest of the plants such as the stalk and dry leaves. So now बच्चों होता क्या है, जब ये plants harvest हो जाते हैं, so अब हमको क्या करना होता है, हमको तो खाली grains चाहिए ना, हम उन्हीं grains से तो क्या करेंगे, अपना flour बनाएंगे. So हमारे लिए useful क्या है, हमारे grains. So हमको करना क्या है, हमको इन grains को separate out करना है हमारे plant के दूसरे part से, for example stalk से और dry leaf से. So अब इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं,
दिस सेपरेशन प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. सो नाउ जब हम ग्रेन्स को सेपरेट आउट कर रहे हैं उसके अदर प्लांट पार्ट से, सो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? थ्रेशिंग. सो थ्रेशिंग कैन बी डन बाय हैंड where people beat the harvested crops on hard surface so to separate the grains. So now बच्चों जो ये थ्रेशिंग है इसको भी हम हैंड से कर सकते हैं. एंड कैसे? यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपनी हार्वेस्टेड क्रॉप को एक हार्ड सरफेस के ऊपर बीट करते हैं इस तरह से. सो अब ये क्या करेंगे, ये अपनी क्रॉप को एक हार्ड सरफेस के ऊपर बीट करेंगे एंड जैसे ही ये बीट करेंगे तो ग्रेन्स एक साइड हो जाएंगे एंड जितना भी हस्क है वो अलग हो जाएगा. सो sometimes bullocks are used to crush the harvested stalks, which is another way of threshing. So now बच्चों एक तरीका तो ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे क्रॉप्स को हार्ड सरफेस के ऊपर बीट कर सकते हैं. और दूसरा मेथड क्या है कि हम लोग हमारी जो बुलक्स होती है उनको बोल सकते हैं कि वो क्या करे, हमारी हार्वेस्टेड क्रॉप पर चले. सो जब वो हमारी हार्वेस्टेड क्रॉप के ऊपर चलेंगे सो जितना भी ड्राइड आउट स्टॉक होता है वो सब क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा और हमारे पास बचेंगे क्या, हमारे पास खाली ग्रेन्स बचेंगे. सो ये भी एक तरीके से हम लोग थ्रेशिंग कर सकते हैं. सो नाउ there are machines called combine harvesters that help with threshing. These machines not only separate the grains from the stalk but also crush and clean the crop all at once. So now बच्चों अब जैसे जैसे टाइम आगे होता जा रहा है वैसे वैसे हमको पता है कि हमारे आसपास एडवांसमेंट आती जा रही है, हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप होते जा रहे हैं हर सेक्टर के अंदर. सो इसलिए अब हमारे पास क्या आई है, हमारे पास एक मशीन आई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर. सो अब ये मशीन को हम लोग यूज करते हैं थ्रेशिंग के लिए ही. एंड ये मशीन क्या कर रही है, ये दो चीजों में हेल्प कर रही है. सबसे पहली चीज कि हमको हमारे ग्रेन्स तो सेपरेट आउट करवा कर दे रही है स्टॉक से, बट उसके साथ साथ अब वो उसको क्या कर रही है, क्लीन भी कर रही है. यानी कि हमारे जो स्टॉक्स है उनको क्रश कर रही है एंड बिसाइड्स दैट जो हमारे ग्रेन्स है उन सबको क्लीन कर रही है. एंड ये सारा काम जो है वो एक ही बारी में हो जा रहा है. सो इवन आफ्टर थ्रेशिंग grains may still have some unwanted parts such as seed coverings, tiny bits of leaves. To get rid of these, we use another method called winnowing. So now बच्चों अब होता क्या है कि जैसे ही हम लोगों को ग्रेन्स मिल जाते हैं हमारी क्रॉप से, सो आफ्टर दैट उन ग्रेन्स में अभी भी क्या हो सकता है, कुछ कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती है. और वो इम्प्योरिटीज क्या हो सकती है, जैसे कि सीड कवरिंग्स या फिर हमारे लीव्स के कोई छोटे छोटे से टुकड़े. सब हम क्या करेंगे, हम इन सबको सेपरेट आउट करेंगे एक प्रोसेस से जिसका नाम क्या होता है, विनोइंग. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द विनोइंग. सो even when threshing is done, husk or chaff is still attached to the grain. Since they are similar in size, hand picking and threshing alone do not work. Hence, a method called winnowing can be used. So now बच्चों अभी अभी हमने एक चीज देखी थी कि जैसे ही हम लोगों को थ्रेशिंग से अपने ग्रेन्स मिल जाते हैं तो स्टिल अभी भी उनके अंदर क्या हो सकता है, कुछ कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है. उनके साथ हस्क जो है वो अटैच हो सकता है, ड्राई लीव्स जो है वो अटैच हो सकती है. सो अब हमको क्या करना है, हमको इनको रिमूव करवाना है हमारे ग्रेन से. सो हम लोग हैंड पिकिंग नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि साइज ऑफ ग्रेन एंड साइज ऑफ दोज हस्क वो बहुत ज्यादा सिमिलर होता है जिसकी वजह से हम हैंड पिकिंग नहीं कर सकते, हम लोग थ्रेशिंग नहीं कर सकते. सो अब हम थर्ड मेथड देखने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, विनोइंग. So, winnowing is the method used to separate lighter husk particles and heavier grain seeds by blowing air through them. So now बच्चों हम सबको पता है कि हस्क जो है वो क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, राइट. जो भूसा होता है वो बहुत हल्का सा होता है. सो अब हमारे पास ग्रेन्स हैवी है और हस्क जो है वो लाइटर है. सो हैवी और लाइट को अब हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, बाय द यूजेज ऑफ विंड. सो the lighter husker particles are carried away by the wind and the grain seeds get separated. So now बच्चों यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक husk can लिया जाता है. So this husk can be further used as fodder for the cattle. The direction of air is important for the winnowing process to work effectively. So now बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर इस इमेज को देखेंगे. इस इमेज में हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हमारे जो ये ग्रेन्स है इसको एक ऊपर क्या ले रखा है, एक बास्केट में ले रखा है एंड देन इसको एक हाइट
हाइट से नीचे ड्रॉप करवाया जा रहा है, राइट। उसको इस तरह से नीचे हिलाकर क्या करा जा रहा है, ड्रॉप करवाया जा रहा है। सो जैसे ही ये ग्रेन्स नीचे आएंगे और अगर विंड भी चल रही होगी, सो जो लाइटर हस्क है वो विंड के साथ क्या होगा, आगे निकल जाएगा एंड हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास खाली ग्रेन्स बचेंगे जो कि नीचे गिर जाएंगे। सो इसका मतलब विनोइंग में विंड का बहुत बड़ा रोल है एंड यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ विंड जो है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब इस हस्क का क्या होता है, क्या इस हस्क को फेंक दिया जाता है, नहीं। इस हस्क को यूज किया जाता है चारे की तरह, फॉडर की तरह, जो कि हम लोग कैटल्स को दे सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, डायरेक्शन ऑफ एयर। हमको डायरेक्शन ऑफ एयर देखकर ही क्या करना पड़ता है, विनोइंग को स्टार्ट करना पड़ता है। हम अकॉर्डिंगली उसी डायरेक्शन में खड़े होते हैं। Now students, next we have hands-on learning. So यहाँ पर हमारे पास एक activity है. So we have aim over here to understand the process of winnowing. So अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, winnowing के process को समझने वाले हैं. So यहाँ पे हमारे पास materials क्या क्या चाहिए हमको, plate, rice, tiny bits of paper, चेयर एंड ओल्ड न्यूज़पेपर। सो सबसे पहले हमारा प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू चूज एन ओपन ग्राउंड और गार्डन फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो हम लोगों को एक ओपन ग्राउंड लेना है या फिर एक गार्डन लेना है। सो नाउ then we are going to lay out sheets of newspaper on the ground to provide a clean surface for the separation। अब हम क्या करेंगे, हमने जो भी एरिया सेलेक्ट किया हम वहां पे न्यूज़पेपर्स को स्प्रेड आउट कर देंगे। एंड हम क्यों न्यूज़पेपर से स्प्रेड आउट कर रहे हैं, ताकि हमको एक क्लीन सरफेस मिल जाए हमारे सेपरेशन के लिए। Then third we have stand on the chair to gain some height। अब हमको ये चीज पता है कि विनोइंग करने के लिए हमको हाइट चाहिए, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम चेयर्स की हेल्प से एक हाइट सरफेस पे खड़े हो जाएंगे। एंड अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, होल्ड द प्लेट कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ राइस एंड पेपर बिट्स। सो अब हम क्या करेंगे, हम लोग राइस लेंगे एंड हमारे जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं उन सबको हम लोग एक ट्रे में, एक प्लेट में ऊपर हाइट पे लेकर खड़े हो जाएंगे। शेक द प्लेट टू अलाउ द मिक्सचर टू फॉल स्लोली ऑन टू द न्यूज़पेपर बिलो। एंड हमको बहुत स्लोली क्या करना है, इस प्लेट को शेक करना है ताकि हमारे पेपर एंड हमारे राइस के पार्टिकल्स जो है वो नीचे धीरे धीरे गिर जाए। सो नाउ अब हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, सो वी ऑब्जर्व द राइस एंड पेपर बिट्स सेपरेट, राइस फॉर्म अ डिस्टिंक्ट हीप ऑन द ग्राउंड व्हाइल पेपर बिट्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। सो हमको दिखेगा क्या कि राइस जो है वो नीचे जमीन पे आकर गिर चुके हैं एंड पेपर्स जो है वो विंड के साथ आगे जा चुके हैं। सो कंक्लूजन, द ब्लोइंग एयर और विंड दे आर सेपरेटिंग द लाइटर मटेरियल, एंड वो लाइटर मटेरियल कौन थे, पेपर बिट्स, एंड दे आर सेपरेटिंग दिस मटेरियल फ्रॉम द हेवियर पार्टिकल्स, एंड ये हेवियर पार्टिकल्स कौन है, राइस। Now students, next method we have sieving. So it is an effective method to separate components of different sizes in mixture। So बच्चों अब हम sieving क्यों यूज करते हैं, अगर हमारे मिक्सचर के अंदर different size के components है, so उस टाइम पे we are going to use the sieving। So smaller particles pass through the sieve pores while larger components such as stones or husk are left behind। So now बच्चों अब sieve में होता क्या है, जो भी smaller particles होते हैं वो हमारी sieve के pore से नीचे आ जाते हैं एंड ये रहे हमारे sieve के pores। So यहाँ से जितने भी स्मॉलर पार्टिकल्स है वो पास आउट कर जाएंगे, वेयरएज अगर कोई लार्जर पार्टिकल है जैसे कि स्टोन है, सो ये सारी चीजें जो है वो हमारे सीव के ऊपर ही रह जाएगी। So while sieving is commonly used in households to separate wheat bran from flour, it is not recommended for wheat flour due to loss of nutrient rich wheat grains। So now बच्चों जो ये सीविंग है वो हम बहुत कॉमनली हमारे घरों में होता हुआ देखते हैं। सो ये सीविंग जो है वो हमारे घर के अंदर रिकमेंड किया जाता है जब हम व्हीट ब्रान को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फ्लावर से। बट इसको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं किया जाता जब हम लोग क्या करते हैं, हम व्हीट फ्लावर को कर रहे होते हैं सेपरेट, क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है। सो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझो कि हमारे घरों के अंदर कॉमनली क्या हो रहा होता है, सीविंग प्रोसेस यूज हो रहा होता है एंड व्हाई वी आर यूजिंग इट, सो दैट वी कैन सेपरेट व्हीट ब्रान फ्रॉम फ्लावर। सो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग व्हीट ब्रान को फ्लावर से सेपरेट आउट कर रहे होते हैं। बट
to separate wheat bran from flour, it is not recommended for wheat flour due to the loss of nutrient rich wheat grains. But हम इसको wheat flour के केस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इसको यहाँ पर यूज किया तो क्या होगा कि हमारे पास जो न्यूट्रिएंट रिच ग्रेन्स है वो क्या हो जाएंगे, वो भी सेपरेट आउट हो जाएंगे. इंस्टेड विजिबल इम्प्योरिटीज आर बेटर रिमूव्ड बाय हैंड पिकिंग. सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमको कोई भी विजिबल इम्प्योरिटीज दिख रही है सो हम इन इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं हैंड पिकिंग के थ्रू. Now, sieving is also used to separate pebbles and stones from the sand at construction site. So now बच्चों, अब हम इस sieving को और कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं कि जब भी हमको कुछ pebbles या stones को separate out करना होता है sand में से construction site पे, तो तब भी हम sieving का यूज करते हैं. The stone and pebbles present in the sieve while the fine sand particles pass through the holes. So now बच्चों, होता क्या है कि अब जो ये stone और pebbles है ये हमारे sieve के ऊपर फंस जाते हैं एंड जितने भी हमारे पास फाइन सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो सब इन होल्स के थ्रू पास कर जाते हैं. सो नाउ हियर वी हैव दिस एक्सपेरिमेंट. सो यहाँ पे हमारा एम क्या है कि हमको समझना है सीविंग को. सो फॉर दैट वी व्हाट मटेरियल्स वी आर गोइंग टू नीड, वी हैव फ्लावर, वी हैव पाउडर चॉक, ओल्ड न्यूज़पेपर एंड अ सीव. सो प्रोसीजर हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप 1 हम लोग सीव करेंगे, सीव द फ्लावर ऑन द न्यूज़पेपर टू रिमूव एनी इम्प्योरिटीज. देन टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लावर विद अ फाइन चॉक पाउडर. सो नाउ बच्चों, अब हमको क्या करना है, हमको सीव चाहिए, हमको न्यूज़पेपर चाहिए एंड अब हम क्या करने वाले हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लावर लेने वाले हैं, उसके साथ साथ चॉक पाउडर भी लेने वाले हैं. सो सीव द मिक्सचर. Can chalk powder be separated from flour through sieving? So now बच्चों, अब हमको क्या करना है, हमको इस मिक्सचर को सीव करना है और हमें बताना है कि क्या हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्या हम चॉक पाउडर को हमारे सैंड से सेपरेट आउट कर सकते हैं, हमारे फ्लावर से सेपरेट आउट कर सकते हैं. सो नाउ observation over here, we have husk and other impurities, they are separated from the flour but chalk powder cannot be separated. So now बच्चों, अगर हमारे इस मिक्सचर के अंदर कोई भी हस्क है, कोई दूसरी इम्प्योरिटीज, हम उनको तो सेपरेट कर सकते हैं, बट चॉक पाउडर और फ्लावर पाउडर ये दोनों कैसे है, काफी ज्यादा सिमिलर है. सो इनको हम कैसे सेपरेट करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे. सो नाउ कंक्लूजन, chalk particles are larger than flour particles, so they are retained in the sieve, while husk and impurities are removed. Chalk powder particles are similar in size to flour particles, which makes it hard to separate them by sieving. So now बच्चों, हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि चॉक के पार्टिकल्स जो है वो थोड़े से बड़े होते हैं फ्लावर पार्टिकल से, इसलिए वो सीव में अटक जाएंगे. बट अगर हम बात करें हस्क की और दूसरी इम्प्योरिटीज की, तो वो तो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि चॉक पार्टिकल्स जो है वो सिमिलर है हमारे फ्लावर पार्टिकल्स के एंड दैट इज वाई हम उनको सीविंग के थ्रू नहीं हटा सकते. So now students, we are going to start with magnetic separation and let's see what things we are going to learn in magnetic separation. So magnetic separation uses a magnet to separate a mixture. Iron is attracted by a magnet due to its magnetic properties. So now students, magnetic separation में हम लोग क्या देखते हैं, magnetic separation में हम लोग magnets का use करते हैं, जिसमें से हम लोग mixture के अंदर से substances को separate out कर सकते हैं. So now आयरन इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. तो बच्चों, आप सब लोगों ने इस चीज को जरूर नोटिस किया होगा कि आयरन्स क्या करते हैं, आयरन्स मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. एंड क्यों आयरन्स मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है. So this property of iron helps to separate it from a mixture. So now सोचो बच्चों, अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें हमको आयरन दिख रहा है, so हम उस मिक्सचर में से आयरन को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग मैग्नेट, क्योंकि आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, a mixture of iron fillings and sulfur powder can be separated using a magnet. So बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पर एक मिक्सचर है जिसमें हमारे पास आयरन फाइलिंग्स है एंड उसके साथ साथ हमारे पास है सल्फर पाउडर. सो एक पाउडर है और एक आयरन फाइलिंग्स है. सो सल्फर पाउडर और आयरन फाइलिंग्स, इन दोनों को हम लोग कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, हम लोग मैग्नेट लेकर जाएंगे एंड मैग्नेट से आयरन फाइलिंग्स अट्रैक्ट हो जाएगी. सो इस तरह से आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर पाउडर एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे. So iron filings are attracted to the magnet while sulfur is not.
So the magnet attracts the iron filings which allows them to be separated from the sulfur powder. And see बच्चों, यहाँ पे भी हमको यही बताया जा रहा है कि आयरन फाइलिंग्स जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगी मैग्नेट से, एंड इस तरह से सल्फर पाउडर एंड आयरन फाइलिंग्स एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे. So this method works because the components of the mixture have different magnetic properties. अब बच्चों ये मैग्नेटिक सेपरेशन वर्क क्यों कर पाया? क्योंकि यहाँ पर जो मिक्सचर थे उसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस थे, एंड वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के पास हमारे डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी. सल्फर मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो सकता, आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है. सो इस डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से ही हम लोग इन दो कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर पाए. So now students we have an activity. So इसमें हमारा एम क्या है? हमको सेपरेट करना है मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स को एंड सल्फर पाउडर को बाय यूजिंग व्हाट? मैग्नेटिक सेपरेशन. सो अब हम सब लोगों को पता है कि ये बहुत इजी होने वाला है और हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे. सबसे पहले हमको क्या क्या मटेरियल्स चाहिए? हॉर्स शू टाइप मैग्नेट. सो हमको एक मैग्नेट चाहिए. प्रोसीजर में हम क्या करने वाले हैं? हम इस मिक्सचर को प्लेस करेंगे, यानी कि प्लेस द मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर पाउडर ऑन अ फ्लैट सरफेस. सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एक मिक्सचर है, एंड इस मिक्सचर को हम लोगों ने एक फ्लैट सरफेस पे रखा, या फिर हमने किसी भी एक डिश के ऊपर रखा. So hold the horseshoe type magnet and move it over the surface of mixture. So अब हमको क्या करना है? हमको इस horseshoe type magnet को hold कर कर रखना है, and हम इसको क्या करेंगे? surface के ऊपर move करवाएंगे. So now अब होगा क्या? मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा आयरन फाइलिंग्स को, एंड इस तरह से सारी की सारी आयरन फाइलिंग्स इस मैग्नेट पे चिपक जाएगी. राइट, हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारी की सारी आयरन फाइलिंग्स हमारे मैग्नेट के ऊपर चिपक गई है. सो लिफ्ट द मैग्नेट एंड रिमूव द आयरन फाइलिंग्स फ्रॉम द मिक्सचर. सो अब हम क्या करेंगे? हम लिफ्ट करेंगे, यानी कि हम हमारे मैग्नेट को उठाएंगे एंड आयरन फाइलिंग्स को रिमूव कर देंगे. सो इस प्रोसेस को अब हमको बहुत बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके सारी की सारी आयरन फाइलिंग्स जो है वो हमारे सल्फर पाउडर से अलग हो जाएगी. सो द सल्फर पाउडर इज नॉट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, इट रिमेन्स इन द मिक्सचर. सो अब हमको ये पता है कि सल्फर पाउडर जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, एंड दैट इज वाई सल्फर पाउडर जो है वो अलग हो जाएगा एंड आयरन फाइलिंग्स जो है वो अलग हो जाएंगी. सो नाउ लेट्स सी द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस एक्टिविटी. Iron filings are visibly attracted to the magnet and sticks to its poles when the magnet is moved over the mixture. सो नाउ बच्चों, यहाँ पर हमको देखने को क्या मिलेगा कि आयरन फाइलिंग्स कहाँ पे अटैच हो जाएगी? वो मैग्नेट के टॉप पे जाकर अटैच हो जाएगी, एंड इस तरह से जब भी हम मैग्नेट को मूव करेंगे पूरे मिक्सचर के ऊपर, सो जितनी भी आयरन फाइलिंग्स है वो सब कुछ उस मैग्नेट के ऊपर अटैच हो जाएगी. सो विद रिपीटेड सेपरेशन मोर आयरन फाइलिंग्स आर रिमूव फ्रॉम द मिक्सचर दैट लीव्स बिहाइंड सल्फर पाउडर. एंड जितना ज्यादा हम इस चीज को रिपीट करते जाएंगे उतनी ज्यादा आयरन फाइलिंग्स अटैच होती जाएगी, एंड इस तरह से हम लोग कंप्लीटली रिमूव कर देंगे आयरन फाइलिंग्स को सल्फर के पाउडर से. So now what conclusion we have? The experiment shows that the magnetic separation effectively separates iron filings from that sulfur powder. So इस experiment से हमको क्या समझ में आता है कि मैग्नेट जो है वो काफी अच्छे से आयरन फाइलिंग्स को सेपरेट करने वाला है सल्फर पाउडर और आयरन फाइलिंग्स के मिक्सचर से. सो नाउ स्टूडेंट्स, इन द एंड हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? हमारे पास यहाँ पर मिक्सचर है आयरन फाइलिंग्स और सल्फर का, एंड इस तरह से सारी आयरन फाइलिंग्स जो है वो जाकर अटैच हो जाएगी मैग्नेट से, एंड बाय द एंड हमको यहाँ पर खाली सल्फर पाउडर मिलेगा. Now students, iron filings, they have magnetic property, right? So they are attracted to the magnet and separated from the non-magnetic sulfur powder. So now students, अब iron filings के पास magnetic property है जिसकी वजह से ये iron filings attract हो गई है towards the magnet, whereas sulfur जो है वो non-magnetic property show करता है, इसलिए वो magnet की तरफ attract नहीं हो पाया. So this method can be used in industrially to remove iron impurities from various substances and even in everyday tasks such as separating iron nails from sawdust. So now बच्चों, इसलिए ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर, जिससे हम लोग रिमूव कर सकते हैं आयरन इम्प्योरिटीज को किसी भी सब्सटेंस के अंदर से. अगर हमारे पास कहीं पे भी आयरन है एंड उसके साथ कोई एक नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस है, सो हम मैग्नेट का यूज करके आयरन फाइलिंग्स को कहीं से भी सेपरेट आउट कर सकते हैं.
So magnetic separation offers a simple and efficient technique to separate mixtures based on their magnetic properties. So इस तरह से हम लोगों ने क्या समझा कि मैग्नेटिक सेपरेशन एक बहुत ही सिंपल सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को काफी इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं. Now students, next we have separation of scrap iron. So waste material supplied to the factories, they contains various type of scrap metal, for example iron. So now बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, हम separation of scrap iron करने वाले हैं. So हम सबको पता है कि बहुत सारे waste materials जो है वो factory से बाहर निकलते हैं and उनमें सबसे ज्यादा common क्या होता है, iron. So factories use large electromagnets attached to cranes to separate scrap iron from the heap of waste material. So now बच्चों अब factories क्या करने जाती है, वो इतने बड़े heap of waste ground में magnet लेकर तो नहीं घूमेंगे क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा time consume हो जाएगा. So अब वो लोग क्या करते हैं, factories जो है वो बहुत बड़े बड़े electromagnets को use करती हैं and ये electromagnets किसके ऊपर attach करे जाते हैं, cranes के ऊपर. So आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इस crane के ऊपर एक electromagnet जो है वो अटैच करा गया है एंड अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. सो जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे उस हीप ऑफ वेस्ट के अंदर, सो वो सारे के सारे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड बेसिकली आयरन वो सब उस पे जाकर अट्रैक्ट हो जाएगा. So the crane equipped with powerful electromagnet is lowered down to the heap of waste materials. When electromagnets come into contact with scrap iron objects, they stick to them due to magnetic attraction. सो नाउ बच्चों अब करा क्या जाता है कि ये क्रेन का जो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको हीप ऑफ वेस्ट के अंदर डाला जाता है एंड इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे ही स्क्रैप आयरन ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आता है सो सारा का सारा आयरन जो है वो जाकर उस इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपक जाता है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन. उसके बाद क्रेन जो है वो लिफ्ट करती है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को और उसके साथ साथ अब जो ऑब्जेक्ट्स उस पर आकर चिपके हैं, स्क्रैप आयरन जो उस पर आकर अटैच हुआ है वो भी क्या होगा, हीप ऑफ वेस्ट से लिफ्ट अप हो जाएगा. So the crane is moved to separate location where the scrap iron is dropped. This process effectively separates scrap iron from the waste material which allows it to recycle or disposed of properly. So now बच्चों अब इस तरह से क्या होगा, by the use of this large electromagnet waste, अगर हमारे पास हमारे वेस्ट में कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट होने वाला है सो उनको हम लोग दोबारा से ऑब्टेन करके दोबारा से अट्रैक्ट करके उनको रिसाइकल कर सकते हैं, उनको रीयूज कर सकते हैं. So here students we have a picture. इसमें हम लोग देख सकते हैं कि separating scrap iron from waste material, इसमें हम कैसे scrap iron को waste material से separate out कर पा रहे हैं with the help of electromagnet only. Now students, next we have brush up session. So यहाँ पे we have fill in the blanks and you all have to fill these blanks with correct words. So first of all we have using a dash we can separate tea leaves from the liquid. So हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि हम लोग tea leaves को liquid से कैसे separate out कर सकते हैं. So we can use strainer or we can also use filter. You can separate mixture of dry kidney beans and dry lentils by. So now बच्चों हमको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि dry kidney beans और dry lentils को हम लोग किस तरह से separate out कर सकते हैं. So we can separate out them by the hand picking. Now students, next we have fine sand can be separated from coarse gravels by. So अब हमको यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि fine sand को हम लोग किस तरह से coarse gravel से यानी पत्थर से कैसे separate out कर सकते हैं. So इसमें हम लोग hand picking भी कर सकते हैं. Then we have separation of component is done to obtain a dash substance. So हम लोग यहाँ पर क्या obtain करते हैं, pure substance. Then salt is obtained from sea by the process of. So salt को हम लोग sea water से कैसे obtain कर पाते हैं. So हम लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा था कि जब भी हम लोगों को salt को एक्सट्रैक्ट आउट करना है फ्रॉम द सी वाटर, सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इवेपोरेशन कर सकते हैं, हम लोग डिस्टिलेशन कर सकते हैं. सो यू कैन राइट एनी वन ऑफ दीज. नाउ next we have sedimentation and decantation. So when pulses are kept in water bowl they settle down because they are heavy.
सो नाउ बच्चों, जब भी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम कुछ पल्सेस को, हम लोग कुछ दाल को अगर पानी के अंदर डालने वाले हैं, वाटर बोल के अंदर डालने वाले हैं, सो पल्सेस क्या होगी, वो नीचे आकर सेटल डाउन हो जाएगी, राइट। सो हाउएवर डर्ट, इंसेक्ट्स, टाइनी पीसेस ऑफ स्ट्रॉ एंड अदर लाइटर इम्प्योरिटीज फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। बट बच्चों, अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि डर्ट की, इंसेक्ट्स की, या फिर कुछ छोटे छोटे पीसेस ऑफ स्ट्रॉस की, सो ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज क्या करेगी, ये वाटर के ऊपर फ्लोट होगी, ये नीचे आकर सेटल डाउन नहीं होगी, ये वाटर के ऊपर ही फ्लोट होती रहेगी। So the water containing these impurities is then poured out and discarded. So now बच्चों, अब water जिनके अंदर ये impurities होने वाली है, उनको क्या करा जाएगा, उनको pour out किया जाएगा एंड उसके बाद उनको discard कर दिया जाएगा। So this process involves two methods. अब इसको purify करने के लिए हमारे पास दो methods है, एंड वो दो methods क्या है, sedimentation and decantation. So first of all हम लोग बात करेंगे sedimentation की. So sedimentation separates insoluble solids suspended in a liquid by allowing them to settle. The solid particles that settle down during sedimentation we call them as sediments. So now बच्चों, sedimentation में क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम एक लिक्विड के अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स को मिक्स करेंगे, देन वी विल अलाउ देम कि वो नीचे आकर सेटल हो जाए। तो सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे, वो नीचे आकर सेटल डाउन हो जाएंगे एंड उनको हमको टाइम देना है कि वो नीचे आकर सेटल डाउन हो जाए। अब इसके बाद बच्चों, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेटल्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, हम उन सॉलिड पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। नाउ decantation means pouring out the clear from the top liquid without disturbing the sediments. अब बच्चों, नीचे सारे क्या हो चुके हैं, नीचे सारे सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो चुके हैं, सो ऊपर हमारे पास क्या बचा हुआ है, प्योर वाटर। सो अब हम लोग डिकैंटेशन में क्या करते हैं, जो हमारे पास प्योर वाटर ऊपर के सरफेस में है, हम उसको बहुत ध्यान से दूसरे बीकर में पोर करते हैं, सच दैट कि कोई भी सेडिमेंट नीचे डिस्टर्ब ना हो। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सेडिमेंटेशन करवाया। सो वाटर जो है वो अलग सेपरेट आउट हो गया एंड जो भी सेडिमेंट्स है वो नीचे सेटल डाउन हो गए। अब हम इस बीकर को उठाएंगे एंड बहुत ध्यान से इस बीकर का पानी जो है वो दूसरे बीकर में फिल करेंगे, एंड हमको इतने ध्यान से करना है कि कोई भी सेडिमेंट्स जो है वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, वो आराम से इस दूसरे बीकर में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। सो दिस इज सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन. Now, the liquid above the sediment we call it as supernatant. So जो भी liquid sediments के ऊपर है, हम उस liquid को क्या बोलते हैं, supernatant. To separate a mixture of sand and water, let it sit for a while. सो बच्चों, अब हमने ये पढ़ा कि सेडिमेंट्स के ऊपर का जो लिक्विड है उसको सुपरनेटेंट बोला जाएगा। और अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, जब भी हमको सेपरेट करना है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले वेट करना पड़ेगा कि वो मिक्सचर के अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे आकर सेटल डाउन हो जाए। द हेवियर सैंड सेटल टू द बॉटम and there you pour off the water into another container. And जब हम लोग थोड़ा वेट करेंगे कि जो भी हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है, जो भी सैंड है वो नीचे आकर सेटल डाउन हो जाए, सो उसके बाद जितना भी पानी बचेगा उसको हम बहुत आराम से दूसरे बीकर में पोर कर लेंगे। Now let's see an activity over here. So aim क्या है, to show how to clean rice using methods of sedimentation and decantation. So अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम चावलों को क्लीन करने वाले हैं, कौन से प्रोसेस को यूज करके, सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन प्रोसेस को यूज करके। So यहाँ पे we need materials. So what are all the materials that we need? So हमको सबसे पहले चाहिए raw rice, कच्चे चावल, देन हमको बोल चाहिए या फिर कंटेनर चाहिए, इसके बाद हमको वाटर या फिर स्पून चाहिए, देन वी नीड सीव और स्ट्रेनर। सो नाउ बच्चों, प्रोसीजर हमारे पास क्या है, सबसे पहले वी हैव टू प्लेस रॉ राइस इन कंटेनर एंड कवर इट विद वाटर। सो हम पहले जितने भी कच्चे चावल है उनको एक कंटेनर में रखेंगे एंड उसको कवर करेंगे पानी से। नाउ gently stir to submerge all rice grains. So अब हमको क्या करना है, हमें उसको स्टर करना है, हमें उसको हिलाना है, घुमाना है, ताकि जितने भी राइस ग्रेन्स है वो काफी अच्छे से पानी के अंदर डूब जाए। So allow the mixture to settle for 5 to 10 minutes for sedimentation. And इसके बाद हमको मिक्सचर को सेटल होने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, हमें बिल्कुल भी उसको हिलाना नहीं है एंड बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। Carefully pour off the cloudy water, leaving the impurities behind. And इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, जितना भी हमारे पास क्लाउडी वाटर आया है, उस क्लाउडी वाटर को हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से दूसरे बीकर में खाली कर देंगे।
रिपीट द प्रोसेस विथ फ्रेश वाटर अंटिल द कोल्ड वाटर इज क्लियर। एंड सबसे पहली बार जिस चावल को हमने भिगाया होगा पानी के अंदर, वो पानी हमको काफी ज्यादा गंदा दिखेगा, बट अगर हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे तो कुछ देर बाद हमको वो पानी क्लीन दिखने लगेगा। एंड हमको ये प्रोसेस तब तक कंप्लीट करना है जब तक हमें पानी क्लीन नहीं मिल जाता। Now, remove excess water and leaves only clean rice grains. Strain the rice to remove any remaining water. And इस तरह से जितना भी excess पानी है हमको सबको remove करना है ताकि हमारे पास खाली साफ चावल के दाने रह जाए। एंड इसके बाद हम strain भी कर सकते हैं उन चावल के दानों को ताकि कोई भी extra water उसके अंदर ना रहे। सो अब ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आई है, इनिशियली क्लाउडी वाटर ये क्लियरर था विद ईच डीकैंटेशन। सो जैसे जैसे हम डीकैंटेशन करते जा रहे हैं ये क्लाउडी वाटर जो है वो क्लियरर में कन्वर्ट होता जा रहा है। नाउ कंक्लूजन क्या है, सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटेशन effectively separates impurities from rice which ensures cleaner grains for cooking। एंड इस तरह से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सेडिमेंटेशन की हेल्प से और डीकैंटेशन की हेल्प से हम लोग हमारे चावलों को साफ कर पाए एंड उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज थी उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया। Now students, next we have loading. So loading is a sedimentation process as it involves suspension of solid particles in a liquid which settled at the bottom due to gravity। So now बच्चों लोडिंग को भी हम लोग सेडिमेंटेशन प्रोसेस ही बोलते हैं। एंड क्यों हम इसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी हम क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को थोड़े टाइम के लिए सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं। सो जब हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स को थोड़े टाइम के लिए सेटल होने के लिए छोड़ देंगे लिक्विड में, यहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन हो पाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो ग्रेविटी का मतलब क्या है, जब भी हमारी अर्थ हमको नीचे की तरफ खींच रही होती है, सो दैट इज ग्रेविटी। एंड यहाँ पे भी जो सॉलिड पार्टिकल्स है इनको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, दैट इज वाई ये नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं। सो एलम इज यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस बिकॉज इट स्पीड्स अप द लोडिंग प्रोसेस। सो नाउ बच्चों अब इस प्रोसेस के अंदर हम एक और चीज यूज करते हैं एंड दैट इज एलम। सो व्हाई वी आर यूजिंग एलम ओवर हियर, ताकि हम इस प्रोसेस को और ज्यादा स्पीड अप कर सके। सो नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इन कंप्लीट डिटेल। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस प्रोसेस को पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मडी वाटर, एंड मडी वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स contain fine clay particles suspended in it। So now बच्चों मडी वाटर के अंदर क्या होता है, मडी वाटर के अंदर बहुत सारी नेचुरल सोर्सेज से हमको मडी वाटर मिल सकते हैं, जैसे कि रिवर से, पॉन्ड से, लेक से। एंड इन सब के अंदर हमको कुछ फाइन क्ले पार्टिकल्स सस्पेंडेड दिखते हैं, राइट। सो मडी वाटर के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो सस्पेंडेड होती है। सो नाउ अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, डीकैंटेशन। सो ट्रेडिशनल सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स थ्रू डीकैंटेशन कैन बी स्लो ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। सो नाउ बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डीकैंटेशन करेंगे। एंड डीकैंटेशन में हम क्या करते हैं, हम लोग जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको बहुत ध्यान से दूसरे बीकर के अंदर पोर करेंगे। सो ना यहाँ पर बच्चों आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक मडी वाटर है जिसके अंदर हमने एलम भी डाल रखा है। एंड एलम को हम लोग किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, हमारे रिएक्शन की स्पीड को, हमारे प्रोसेस की स्पीड को फास्ट करने के लिए। एंड देन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लियर वाटर ऊपर सेपरेट आउट है एंड मड वाटर जो है वो नीचे, मडी पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गए। नाउ अब लोडिंग क्या है, लोडिंग इज अ प्रोसेस वेयर लार्जर पार्टिकल्स सच एज पीस ऑफ एलम और फिटकरी आर एडेड टू द मडी वाटर टू एक्सेलरेट द सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स। सो नाउ बच्चों आप सब लोग सोच रहे होंगे कि एलम यहाँ पर किस तरह से इस प्रोसेस को फास्ट कर रहा है। सो एक्चुअल में एलम को हम लोग हिंदी में फिटकरी भी बोलते हैं। एंड एलम यहाँ पर क्या करवा रहा है, जो भी हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उसको बहुत जल्दी नीचे सेटल डाउन करवा रहा है। होता क्या है कि कभी कभी जो ये मड्स होती है काफी ज्यादा टाइम ले लेती है नीचे सेटल डाउन होने में, बट एलम इस प्रोसेस को इंक्रीज करवा रहा है। एंड जितना भी मडी सब्सटेंस है, जितने भी मिट्टी वाली चीजें हैं, उन सबको वो फटाफट से नीचे सेटल डाउन करवा रहा है। So loading helps to increase the weight of suspended clay particles which causes them to settle down more rapidly। So now बच्चों अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि लोडिंग क्या करवा रहा है, लोडिंग सेडिमेंटेशन और डीकैंटेशन के प्रोसेस को और भी फास्ट करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर और भी वेट डाला जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जल्दी नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं।
Now students, next we have filtration. So filtration separates solid stuff from liquids by passing them through a filter. It is commonly used in households such as while using a strainer to filter out tea leaves after preparing tea. So now बच्चों हम लोग यहाँ पर filtration पढ़ने वाले हैं and filtration क्या है? Filtration separate करता है solid stuff को liquid से. So जितना भी solid stuff है हम उन सब को separate out कर सकते हैं liquid से जब हम इन सारे मिक्सचर को इस सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को जब हम लोग एक फिल्टर पेपर से पास करवाएंगे एंड इट इज कॉमनली यूज्ड इन हाउसहोल्ड्स. अब हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस को बहुत कॉमनली हमारे घरों के अंदर यूज करते हैं सच एज वाइल यूजिंग अ स्ट्रेनर टू फिल्टर आउट टी लीव्स आफ्टर प्रिपेयरिंग टी. सो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस प्रोसेस को बहुत कॉमनली यूज करते हैं. आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी हम लोग टी बनाते हैं सो हम लोग उस टी को एक स्ट्रेनर से पास ऑन करते हैं जिससे जितना भी हमारा लिक्विड मटेरियल होता है वो सेपरेट आउट हो जाता है नीचे कप के अंदर एंड जितना भी सॉलिड मटेरियल होता है जैसे कि टी लीव्स वो सब जो है वो ऊपर स्ट्रेनर के ऊपर ही रह जाते हैं. So now next we have filtration is also utilized to remove pulp from fresh fruit juice and also हम लोग filtration को कहाँ पर use करते हैं, जब हमको pulp को extract करना होता है fruit juice में से. क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम लोग fresh fruit juice निकालते हैं तो उसके अंदर कुछ कुछ pulps भी आ जाते हैं. So अगर हमको खाली fruit juice चाहिए, हमको pulps नहीं चाहिए, so उसके लिए भी हम लोग filtration use करते हैं. हम लोग उसको filter से पास करवाते हैं एंड जितना भी pulp है वो ऊपर रह जाता है एंड juice जो है वो नीचे सेपरेट आउट हो जाता है. So water containing solid impurities can be purified through filtration. And यहाँ पर जो हमारे पास water है जिसके अंदर कुछ कुछ impurities होगी हम उसको भी purify कर सकते हैं क्योंकि water के अंदर कुछ stones है, कुछ sand के pieces है, उन सबको भी जब हम लोग filter से पास करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, जितने भी solid particles है वो सब filter के ऊपर रह जाएंगे and water नीचे pass on हो जाएगा. So the insoluble solid is retained in the filtering device during filtration while the liquid passes through. So now बच्चों हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी insoluble solid होगा वो सब जो है वो filtering device पे, चाहे हम strainer का यूज करें चाहे हम filter paper का यूज करें, so जितनी भी solid impurities है वो सब हमारे filtering device पर रह जाएगी, whereas हमारा जितना भी liquid है वो सब नीचे की तरफ pass on हो जाएगा. So now the particles of insoluble solid must be larger than the holes in the filtering device. So now बच्चों यहाँ पर जो particles हैं हमारे पास insoluble solids के वो कैसे होने चाहिए, वो बहुत बड़े होने चाहिए as compared to the holes in the filtering device. क्योंकि अगर हमारे particles का size छोटा हुआ और हमारे filtering device का जो holes है वो बड़े हुए, so हमारे ये insoluble particles क्या होंगे, वो उस hole से pass on कर जाएंगे. So इसलिए हमें किस चीज पे ध्यान देना है कि हमारे filtering device के जो holes है वो छोटे होने चाहिए एंड जो insoluble impurities है उसका साइज बड़ा होना चाहिए. So filter paper is commonly used because it has tiny hole that can catch the dirt. So now बच्चों हम लोग जब भी ये filtration process कर रहे होते हैं so इसमें हम बहुत commonly use करते हैं filter paper को, क्योंकि filter paper के जो holes होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और ये holes क्या कर सकते हैं, ये dirts को भी catch कर सकते हैं. Now we have hands-on learning. So we have another activity over here and इसका aim क्या है, to demonstrate how to separate a mixture of sand and water using filtration. So now बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं एक मिक्सचर को जिसके अंदर सैंड है और वाटर है, और इस मिक्सचर को हम किस तरीके से सेपरेट आउट करेंगे, बाय यूजिंग द टेक्निक फिल्ट्रेशन. सो हमको मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, वी नीड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, वी नीड फनल, बीकर, फ्लास्क एंड फिल्टर पेपर. सो लेट्स सी द प्रोसीजर. First of all, fold the filter paper along the dotted lines to create a paper cone. So now बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको इस फिल्टर पेपर को फोल्ड करना है. एंड किस तरह से हम लोग इस फिल्टर पेपर को फोल्ड करेंगे, जो ये डॉटेड लाइंस बनी हुई है इसके अक्रॉस ही हम लोग इस फिल्टर पेपर को फोल्ड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास ये डॉटेड लाइन है, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगेन इस डॉटेड लाइन को इस तरीके से ओवरलैप करेंगे. देन जब हमारे पास एक ये चीज बचेगा तब हम इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड ये बन जाएगा हमारा कोन. So place the filter paper cone inside the funnel securely. अब हम इस filter paper cone को बहुत ध्यान से क्या करेंगे, हमारे funnel के अंदर place करेंगे. So position the funnel over the mouth of the flask and pour the mixture of sand and water into the funnel. और अब हम इसी funnel से क्या करेंगे, हमारे mixture को pass करेंगे.
सो नाउ ऑब्जर्वेशन में हमको क्या देखने को मिलेगा कि सैंड जो है वो क्या होगा, वो रिटेन रह जाएगा फिल्टर पेपर पे, यानी कि जितना भी सैंड है वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा एंड जितना भी वाटर है वो फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा। नाउ वी हैव कंक्लूजन। सो सैंड एंड वाटर इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। So now students, next we have evaporation. So let's see what is evaporation. So the process in which a liquid changes into a gas is called evaporation. So बच्चों evaporation एक कैसा process है जिसमें liquid किसके अंदर change होता है, gas के अंदर। So आप सब लोगों को यहाँ पर इस चीज पे focus करना है कि इस process में liquid हमेशा gas के अंदर change होगा, तभी हम इसको क्या बोल सकते हैं, evaporation. So this happens when the liquid is heated up. एंड कैसे लिक्विड जो है वो गैस के अंदर चेंज होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिक्विड को हीट करेंगे, हम लोग लिक्विड को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। So during evaporation, only the liquid part of the mixture turns into vapor and leaves the solid parts behind. So बच्चों जब भी evaporation होता है उस टाइम पे जो liquid part होता है वो ही क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, बट जो हमारा solid part है वो as it is पीछे रह जाता है। So for example, if we have a common salt and water mixture, we can separate them by evaporation. So बच्चों जिस तरह से हमारे पास common salt है, so common salt में हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास वाटर है एंड हमारे पास सॉल्ट है। सो अब हम यहाँ से वाटर और सॉल्ट को किस तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। सो व्हेन वी हीट द मिक्सचर, द वाटर इवेपोरेट्स एंड टर्न्स इनटू वेपर। सो नाउ बच्चों जब भी हम लोग हीट करते हैं इस मिक्सचर को तो क्या होने वाला है, वाटर इवेपोरेट होगा और वो टर्न हो जाएगा वेपर के अंदर। सो जब भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सी वाटर को हीट करेंगे, सो वाटर चेंज हो जाएगा गैस के अंदर एंड पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास सॉल्ट रह जाएगा। सो वी कैन ऑब्टेन दी सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेटिंग दी वाटर। सो बच्चों इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे सी वाटर में से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सी वाटर लिया, उस सी वाटर को हीट किया, अब क्या होगा, उस सी वाटर में से वाटर लिक्विड से गैस में बदल जाएगा एंड हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सॉल्ट बचेगा। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग एंड दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द इवेपोरेशन। So now बच्चों next we have pick up more. So to make salt from water, we use sunlight to evaporate the water. So now जब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को salt जो है वो निकालना है water में से, so उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं sunlight को। So बच्चों ये फिनोमिना जो है वो बहुत कॉमनली हमको बीचेस में देखने को मिलेगा, क्योंकि बीचेस का वाटर भी कैसा होता है, वो भी सॉल्ट वाटर होता है एंड बीच जो है वो हमेशा सनलाइट से एक्सपोज रहती है। तो इसका मतलब बीच वाटर को जो है वो सनलाइट मिल रही है, उसको हीट मिल रही है एंड इसलिए बीच के अराउंड जो एयर होती है हमको वहां पर बहुत ज्यादा सॉल्टी फील होता है, क्योंकि वाटर इवेपोरेट हो चुका होता है एंड पीछे क्या रह जाता है, खाली सॉल्ट। So we pour sea water into a flat containers and leave it in the sun. So अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग pour करेंगे सी वाटर को एक कंटेनर के अंदर और उसको खाली रख देंगे धूप के अंदर। So water disappears and leaves the salt behind as crystals. So अब विद टाइम होगा क्या कि ये वाटर जो है वो गायब हो जाएगा एंड पीछे हमारे पास क्या रह जाएंगे, खाली सॉल्ट के क्रिस्टल्स। So we collect these crystals and clean them. अब जब हमको सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिल गए हैं तो हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, प्योरिफिकेशन या फिर रिफाइनिंग ऑफ दी सॉल्ट क्रिस्टल्स। सो दिस मेथड हैज बीन यूज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड बच्चों काफी टाइम से हम लोग इस मेथड को यूज करते आ रहे हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सी वाटर से सॉल्ट को ऑब्टेन कर लेते हैं। So now next we have hands-on learning. So यहाँ पे हमारा aim क्या है, that we have to separate a mixture of salt and sand. So हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग salt और sand के mixture को separate out करेंगे। So उसके लिए हमको क्या क्या materials चाहिए, mixture of salt and sand, filter paper, 2 test tube holder and water. So now बच्चों यहाँ पे हमारे पास materials क्या है, हम लोगों को चाहिए mixture of salt and sand, जिसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग sea water भी ले सकते हैं या फिर हम लोग खुद ये मिक्सचर को बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग सॉल्ट लेंगे एंड हम उसके अंदर सैंड भी डालेंगे। नाउ वी हैव फिल्टर पेपर।
देन हमको 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए एंड वाटर चाहिए। सो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड को लेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। देन अब इस मिक्सचर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वाटर को ऐड करेंगे एंड उसको बहुत अच्छे से शेक करेंगे कि सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाए। देन थर्ड, सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, बट सैंड जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी वाटर के अंदर, राइट? क्योंकि हम सबको पता है कि नमक पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, बट क्या मिट्टी पानी के अंदर मिक्स हो पाएगी? नहीं। So a filter paper funnel and another test tube separate the sand from the salt solution. So now बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फिल्टर पेपर का फनल है और हमारे पास एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है। So ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को सेपरेट करेंगे फ्रॉम सेपरेट द सैंड फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोगों ने फिल्टर पेपर से किसको पास किया है, सॉल्यूशन को, जिसमें फिल्टर पेपर के ऊपर खाली सैंड रह जाएगी एंड नीचे क्या आ जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। नाउ द सॉल्ट सॉल्यूशन इज नाउ इन द सेकेंड ट्यूब। तो अब हमने इस सॉल्ट सॉल्यूशन को सेकेंड ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर लिया। हीट द सॉल्ट वाटर अंटिल ऑल द वाटर चेंजेस इनटू वेपर। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इस सॉल्ट वेपर को इस सॉल्ट वाटर को हीट करने वाले हैं एंड हम कब तक हीट करेंगे, जब तक सारा का सारा पानी जो है वो गैस के अंदर यानी कि वेपर के अंदर चेंज ना हो जाए। एंड एट द लास्ट हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। एंड इस तरह से हम लोगों ने सैंड को सेपरेट कर दिया, हम लोगों ने सॉल्ट को सेपरेट कर दिया एंड वाटर को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया गैस के अंदर। So now let's see the observation of this activity. So salt is left behind in the test tube after heating. So अब होगा क्या कि salt जो है वो इस test tube के अंदर रह जाएगा। इस test tube के अंदर जब हम heat करेंगे so water सारा evaporate हो जाएगा, सारा gas के अंदर बदल जाएगा and at the last test tube के अंदर हमको खाली क्या मिलने वाला है, salt. Now next we have conclusion. So filtration and evaporation were used to separate a mixture of salt and sand. So इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पर दो टेक्निक्स का यूज किया, पहला फिल्ट्रेशन देन सेकेंड इवेपोरेशन, और फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन को यूज करके ही हम लोग सेपरेट आउट कर पाए सॉल्ट और सैंड को। Now students, next we have condensation. So the process in which a gas changes into a liquid is called condensation. So अब एक ऐसा process जिसमें गैस किसके अंदर बदल रहा है, लिक्विड के अंदर। So आप लोग कंफ्यूज मत होना, इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, बट कंडेंसेशन में क्या होता है, हम लोग गैस को चेंज कर रहे होते हैं लिक्विड के अंदर। So this occurs when water vapor in the warm air comes into contact with colder surface like cold glass of water on a hot day and forms water droplet. So now बच्चों, अब अगर मैं आप सबको बोलूं कि आप सब ने कंडेंसेशन का प्रोसेस होते हुए देखा हुआ है एंड वो लोग एंड ये वाला प्रोसेस आप लोग बहुत यूजुअली देख पाते हो। सो कहाँ पर आप लोगों ने इस प्रोसेस को होते हुए देखा है? फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक ठंडा ग्लास का पानी लिया, एक स्टील का ठंडा ग्लास का पानी लिया एंड अब आपने क्या करा कि उसको बाहर रख दिया एक वार्म एनवायरनमेंट में जहां पर थोड़ा गर्म टेम्परेचर होगा। सो अब होगा क्या, थोड़ी देर बाद ही आपको क्या दिखता है कि उस स्टील के ग्लास के बाहर बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। सो वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए, क्योंकि हमारे स्टील के ग्लास में तो कोई लीकेज है नहीं, तो वो ड्रॉपलेट कहाँ से आ जाते हैं, हमारे आसपास वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट है, हमारे आसपास जो गैसेस प्रेजेंट है। सो अब क्या होता है, जैसे ही ये वाटर वेपर एक ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो ये गैस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, जिसकी वजह से हमको हमारे एक स्टील के ठंडे ग्लास के बाहर कुछ छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। So unlike evaporation, which changes liquid into gas, condensation reverses this process by turning gas back into the liquid. So now बच्चों, evaporation में क्या हो रहा था, evaporation में liquid gas में convert हो रहा था, but condensation में क्या होगा, condensation में gas जो है वो दोबारा से liquid के अंदर change हो जाएगा। So अगर हमसे पूछा जाए कि evaporation के process को reverse कौन कर सकता है, so वो है condensation. So it plays an important role in the water cycle. Water evaporates from sources such as rivers and oceans, rises into the atmosphere and then condenses into liquid form when it encounters cooler temperature. So now बच्चों, हमको ये बोला जा रहा है कि ये कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाटर साइकिल को रेगुलेट करवा रहा है। सो वाटर साइकिल जो है वो कंडेंसेशन की वजह से बार बार क्या होती रहती है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। सो सबसे पहले वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है किसी भी सोर्स से। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मान लेते हैं कि रिवर से वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया। सो रिवर से अगर वाटर इवेपोरेट हुआ है तो इसका मतलब रिवर का पानी जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट
हुआ है। सो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, जैसे ही वाटर इवेपोरेट होगा किसी भी सोर्स से, तो अब वो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर के अंदर राइज कर जाएगा, गैस जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी एंड वहां पे क्या होता है, ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है क्योंकि हमको थोड़ा कूल टेम्परेचर मिल जाता है। सो जैसे ही ये ऊपर राइज होगा और ये कंडेंस होगा, ये कूल होगा, तो दोबारा से ये वाटर वेपर किसके अंदर चेंज हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। एंड इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद अब ये लिक्विड्स जो है वो बारिश के फॉर्म में हमको लैंड पर आते हुए दिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग। सो हमारा एम क्या है यहाँ पे, टू सेपरेट बोथ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर। सो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम सॉल्ट और वाटर दोनों को सेपरेट आउट करने वाले हैं एक सॉल्ट वाटर से। सो इसके लिए हमको क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, सॉल्ट वाटर, केटल, मेटल प्लेट, अ पेयर ऑफ टोंग्स, कंटेनर एंड बर्नर। सो यहाँ पे हम लोग सॉल्ट वाटर लेंगे, केटल लेंगे, मेटल प्लेट लेंगे, पेयर ऑफ टोंग्स लेंगे, कंटेनर लेंगे एंड बर्नर लेंगे। सो लेट्स सी द प्रोसीजर ओवर हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, हमको लेना है एक सॉल्ट वाटर केटल के अंदर, देन हम उसको हीट करेंगे। नाउ आफ्टर सम टाइम वाटर वेपर कम्स आउट ऑफ द केटल स्पाउट। ना बच्चों, जैसे ही हम लोग इस पानी को गर्म करेंगे, सॉल्ट वाटर को हीट करेंगे, सो हमको दिखेगा कि उस केटल के ऊपर से कुछ वाटर वेपर्स जो है वो बाहर आएंगे, राइट। सो इस तरह से बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से ये वाटर वेपर्स जो है इस केटल के बाहर आ रहे हैं। So now next we have hold the metal plate using tongs above the spout so that the steam condenses and changes into water droplets touching the cool surface of the plate. So now बच्चों यहाँ पर देखो कि हम लोगों ने क्या करा है, हमने एक प्लेट को इस केटल का जो ये माउथ है इसके जस्ट ऊपर होल्ड कर रखा है। सो ये प्लेट जो है वो ठंडी है। सो जैसे ही ये गर्म वाटर वेपर इसके कांटेक्ट में आएगा, सो अब ये वेपर किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ये लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा। एंड इस तरह से अब इस प्लेट से हम लोगों को लिक्विड जो है वो अलग हम इस बीकर के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। सो कलेक्ट द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द कंटेनर, हीट अंटिल ऑल द वाटर हैज बॉइल्ड ऑफ। एंड हमको ये प्रोसेस कब तक करते रहना है, जब तक सारा का सारा पानी जो है वो बॉयल नहीं हो जाता। Now let's see the observation of this activity. So observation is salt is left behind in the kettle and water is collected in the container. So now बच्चों हम लोगों ने केटल के अंदर सॉल्ट वाटर लिया था, जिसमें से हमारा वाटर जो है वो बाहर वेपर बनकर आया, देन मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आकर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और हमने इस वाटर को यहाँ कलेक्ट कर लिया। सो अब केटल में खाली क्या बचा होगा, केटल में खाली सॉल्ट बचा होगा। सो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्ट वाटर में से सॉल्ट और वाटर को सेपरेट आउट कर दिया। Now next we have conclusion. So water and salt could be separated from salt water by evaporation and condensation. So यहाँ से हम लोग conclude क्या कर सकते हैं कि जब भी हम लोगों को salt water के अंदर से salt और water दोनों को separate out करना है, so इसके लिए we can use two methods, that is evaporation and condensation. Now students, next we have solution and solubility. So when salt is added to water and stirred, the salt disappears. This is because the salt has dissolved in the water. So now बच्चों आप सब लोगों ने इस चीज को जरूर कर देखा होगा, जब भी हम लोग पानी के अंदर सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो होता क्या है, कुछ देर बाद सॉल्ट जो है वो गायब हो जाता है। एंड वाई ये सॉल्ट जो है वो डिसअपियर हो गया है, क्योंकि ये सॉल्ट जो है वो वाटर के साथ पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, पूरी तरीके से घुल जाता है। सो डिसॉल्विंग इज अ प्रोसेस वेयर सब्सटेंस मिक्स कंप्लीटली विद द लिक्विड। सो हम लोग डिसॉल्विंग को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिसॉल्विंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा सब्सटेंस कंप्लीटली लिक्विड के साथ मिक्स हो जाता है। Not all substances dissolve in water, only some substances such as salt and sugar dissolves in water and are known as soluble substances. So now बच्चों अब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सारे के सारे substances जो है वो water के साथ dissolve हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास खाली कुछ ही substances है जो कि completely water के साथ dissolve हो जाते हैं, and examples are salt and sugar. So that is why हम लोग salt and sugar को क्या बोलते हैं, soluble substances. Now substances such as chalk and sand do not dissolve in water and are known as insoluble substances. So now अब हमारे पास कुछ substances है जैसे कि chalk and sand, और ये chalk और sand जो है वो बिल्कुल भी पानी के अंदर dissolve नहीं होते हैं। हम लोग जब भी chalk और sand को पानी के अंदर mix करने जाएंगे तो हमें दिखेगा कि नहीं ये mix नहीं हो रहे हैं, and इस तरह के substances को हम लोग क्या बोलते हैं, insoluble substances.
So now students, over here we have water, sugar, solution. So अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने वाटर के अंदर शुगर डाला, सो किस तरह से शुगर पानी के साथ कंप्लीटली मिक्स हो चुकी है एंड इसने क्या बनाया है, शुगर सॉल्यूशन. सो नाउ the substances that dissolves is called solute. So now बच्चों, हम लोग जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे होते हैं हमारे लिक्विड पार्ट में, हम उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, solute. Then we have the substance in which the solute dissolves is called the solvent. और अब हम जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व करवा रहे होते हैं solute के साथ, उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, solvent. So basically हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो भी चीज हमारी लिक्विड के साथ मिक्स हो रही है उसको हम बोलेंगे solute, एंड जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है उसको बोला जाता है solvent. So the resulting mixture of dissolved solute and solvent is called solution. So now बच्चों, जो हमारा solute and solvent मिलकर एक मिक्सचर बनाता है उसको बोला जाता है solution. So हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं that solute plus solvent is equals to solution. सो एक सॉल्यूशन जो है वो कैसे बनता है, उसमें सॉल्यूट भी होता है एंड उसमें सॉल्वेंट भी होता है. सॉल्यूट वो पार्ट होता है जिसको हम लोग मिक्स करवा रहे होते हैं एंड सॉल्वेंट वो पार्ट होता है जिसमें हम हमारे सॉल्यूट को मिक्स करवा रहे होते हैं. So now when sugar is added to water and stirred, it forms a sugar solution. So now बच्चों, जब हमने शुगर लिया और पानी लिया तो अब ये क्या बनाने वाला है, ये एक सॉल्यूशन बनाने वाला है. बट ये सॉल्यूशन किस चीज का है, ये शुगर का सॉल्यूशन है. So that is why we are calling it as sugar solution. So if we keep adding a spoonful of sugar to the water and stirring it, the solution will become saturated. ना बच्चों, एक बात बताओ, अगर हम लोग शुगर जो है वो डालते जाए तो थोड़ी देर बाद हमको क्या दिखेगा कि अब उसके अंदर और शुगर जो है वो डिसॉल्व नहीं हो पा रही, राइट. जब हम लोग हमारे लिक्विड की मैक्स कैपेसिटी से ज्यादा शुगर उसके अंदर डिसॉल्व करवाएंगे तो एक टाइम बाद हमको दिखेगा कि शुगर अब इसके अंदर और डिसॉल्व नहीं हो पा रही, एंड उस पॉइंट पे हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलने वाले हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो सैचुरेशन अकर्स when no more solute can dissolve in the solvent. So हम लोगों ने कब डिसाइड किया कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो चुका है, जब और शुगर उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पा रही थी. So इसका मतलब सैचुरेशन एक ऐसा पॉइंट है जब और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता हमारे सॉल्वेंट के अंदर. So when the solution is saturated, any additional sugar added will not dissolve. Instead, grains of sugar will be visible at the bottom of the container. So now बच्चों, जैसे ही हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, इसके बाद कोई भी शुगर उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएगी एंड हमको शुगर के क्रिस्टल्स जो है वो वाटर के ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे. So this indicates that the solvent, that is water, has reached its maximum capacity to dissolve the solute. And बच्चों, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यहाँ पर कौन था, सॉल्वेंट था वाटर. सो ये इंडिकेट कर रहा है कि सॉल्वेंट वाटर जो है वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आ चुकी है, अब वो इससे ज्यादा सॉल्यूट यानी कि शुगर को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा. सो एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो नाउ बच्चों, ये चीज नोट करने वाली है. यहाँ पर इन लोगों ने बोला कि हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते सॉल्वेंट के अंदर, बट कंडीशन क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर. सो यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं. सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, राइट. हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम लोग और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते. However, heating the solution can increase its ability to dissolve more sugar. But यहाँ पर क्या बोला गया, अगर अब हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो ये और शुगर को डिसॉल्व करवा लेगा. एंड यही मेजर पॉइंट था जो हम लोग यहाँ पर नोट कर रहे थे. यहाँ पर लिखा था एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो क्या कर सकता है, वो और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं करवाएगा. बट जैसे ही हम लोगों ने टेम्परेचर चेंज कर दिया, हम लोगों ने उसको हीट किया, तब वो क्या करेगा, वो और सॉल्यूट को डिसॉल्व करवा सकता है. So solubility means the ability of a substance to dissolve in a given liquid. So solubility का मतलब क्या होता है कि वो एक given substance को अपने अंदर dissolve करवा सकता है. Now
The quantity of a substance that can dissolve in hot water is typically greater than in cold water. So now बच्चों यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी सब्सटेंस गर्म पानी में काफी ज्यादा जल्दी डिसॉल्व हो सकता है एज कंपेयर टू दी कोल्ड वाटर. So other factors can also affect the rate of solubility of a solute. Now अब हमारे पास कुछ और factors भी है जो कि हमारे solute की solubility को affect करवा सकता है. So stirring, when sugar is added to water, stirring the solution helps dissolve the sugar faster. So now बच्चों आप लोगों ने भी ये चीज देखी होगी कि जब भी हमको पानी के अंदर चीनी को मिलाना होता है so हम लोग क्या करते हैं, हम चम्मच से उस पानी को हिलाते रहते हैं, स्टर करते रहते हैं. So इस स्टिरिंग से होता क्या है कि हमारा शुगर और भी जल्दी डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर. बट अगर हम लोग यही सोचे कि हमने तो शुगर डाल दी है, पानी इसके अंदर है, अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, सो वो हो तो जाएगा बट इट विल रिक्वायर अ लॉट मोर टाइम. सो स्टिरिंग यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारे सॉल्यूशन की, हमारी सॉल्युबिलिटी के प्रोसेस को और भी ज्यादा फास्ट कर रहा है. सो टू ऑब्जर्व दिस, take 2 glasses of water and add a spoonful of sugar to each glass. Now आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व भी कर सकते हो. आप लोगों को क्या करना है, आपको 2 ग्लास लेने हैं एंड उन दोनों ग्लासेस में आपको क्या करना है, एक एक चम्मच शुगर डालना है कि 1 ग्लास अनडिस्टर्ब एंड स्टर द अदर ग्लास. अब एक ग्लास को आप लोग साइड में रख दो, बिल्कुल नहीं उसको छेड़ना, और दूसरे ग्लास को आपको स्टर करना है, उसको चम्मच से घुमाते रहना है. सो द शुगर इन द स्टर्ड ग्लास विल डिसॉल्व फास्टर देन द अनडिस्टर्ब ग्लास. Stirring increases the interaction between sugar particles and water molecules more quickly. So now बच्चों यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि शुगर जिसको हम स्टर कर रहे थे ग्लास के अंदर वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी एज कंपेयर टू द वन जिसको हम लोगों ने ऐसे ही अनडिस्टर्ब रख दिया था. सो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टिरिंग क्या कर रही है, वो शुगर पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का इंट्रैक्शन बढ़ा रही है, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली बहुत जल्दी उसके अंदर डिसॉल्व हो पा रहे हैं. Now let's see the heating effects on a saturated solution. So अब हम लोग saturated solution के ऊपर कुछ heating effects देखने वाले हैं. So solution is considered saturated when it cannot dissolve more of the substances at a specific temperature. So ना बच्चों हम लोगों ने ये चीज पढ़ ली थी कि हम किसी भी solution को तभी saturated बोल सकते हैं जब वो solution अपने अंदर और solute को dissolve ना करवा पाए but एक particular temperature पे ही, एक specific temperature पे ही. So when a saturated solution is heated to a higher temperature, the solubility of a substance increases. But हम लोगों ने ये चीज भी पढ़ी थी कि जैसे ही हम saturated solution को temperature provide करवाएंगे, उसका temperature increase करेंगे, so अब हमारा solute जो है वो और dissolve हो सकता है. So इसलिए यहाँ पर लिखा है जैसे ही हम solution को heat करेंगे, तो solubility जो है हमारे substance की वो भी increase हो जाएगी. This allows more the substance to dissolve in the solution. And बच्चों यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि हीट करके हम लोग और भी ज्यादा सब्सटेंसेस को हमारे सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करवा सकते हैं. So when a saturated solution is cooled to a lower temperature, the solubility of substance decreases. So now बच्चों अब अगर सोचो कि अभी तो हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सब्सटेंस और ज्यादा डिसॉल्व हो गया, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई. बट अगर हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज कर दे, इसको ठंडा कर दे, तो अब क्या होगा, अब इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसके अंदर हम कुछ भी डिसॉल्व नहीं कर सकते एंड इवन जो ऑलरेडी इसके अंदर डिसॉल्व था वो भी क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएंगे, वो हमको बाहर दिख जाएंगे. नाउ next we have a brush up session. So we have to write T for true statement and F for false one. So now correct the false statements as well. So now first of all, filtration keeps solid stuff in the filter and lets liquid pass through. So बच्चों यहाँ पर बोला जा रहा है कि filtration एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, solid substance को अलग separate out कर लेते हैं filter paper के ऊपर and ये खाली अपने अंदर से liquid को pass होने देता है. So is that true? Yes, this is true. Salt with water can be separated by filtration because salt dissolves in water. बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि salt और water को हम लोग किस तरीके से separate out कर सकते हैं, filtration से. बट नहीं, salt and water को हम filtration से separate out नहीं कर सकते क्योंकि filter paper के pores से salt और water बहुत easily pass on हो सकता है. So हम लोग यहाँ पर false लिखेंगे and आप लोगों को इस statement को correct भी करना है कि salt with water को हम किस तरीके से filter कर सकते हैं, किस तरीके से separate कर सकते हैं. We can use evaporation.
filtration, right? Then the liquid above the sediments after filtration is called the supernatant. So बच्चों यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लिक्विड जो कि हमको सेडिमेंट के ऊपर दिखता है आफ्टर फिल्ट्रेशन, सो आफ्टर फिल्ट्रेशन हमको जो लिक्विड ऊपर दिख रहा है सेडिमेंट्स के, उसको सुपरनेटेंट बोला जाता है. सो बच्चों लिक्विड अबव द सेडिमेंट्स उसको सुपरनेटेंट तो बोला जाता है, बट यहाँ पर फिल्ट्रेशन जो है वो रॉन्ग है. नाउ कंडेंसेशन हैपेंस व्हेन स्टीम turns back into water on something cool. So यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है कि कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जब स्टीम दोबारा से किसके अंदर बदल जाता है, वाटर वेपर, वाटर के अंदर, जब भी वो किसी ठंडी चीज को छूता है. So yes, this is true. A substance in which the solute dissolves is called the solvent. So हमको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, the substance जिसमें हमारा solute dissolve होता है उसको बोला जाता है solvent. So yes, this is also true. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव ग्लॉसरी. स्टफ का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल्स ऑफ फूड जो कि हमको कुकिंग के बाद या फिर कुकिंग के पहले चाहिए होते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव क्रूड ऑयल. सो क्रूड ऑयल एक रॉ फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम है जो कि हमको अंडरग्राउंड मिलता है. देन वी हैव हस्क, और हम लोगों ने ये देखा था कि हस्क का मतलब क्या होता है, ये एक आउटर कवरिंग होती है या फिर एक शेल होता है हमारे ग्रेन का, सीड का या फिर फ्रूट का. देन वी हैव द मीनिंग ऑफ कन्वीनियंट. सो कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो हम काफी इजीली कर सकते हैं, राइट. देन वी हैव फॉडर, एंड फॉडर जो है वो फूड ही होता है, बट वो किसका फूड होता है, वो होता है हे या फिर स्ट्रॉ जो कि हम काउज और हॉर्सेस को देते हैं. देन वी हैव कैटल, एंड कैटल का मतलब क्या है, ये एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल है जैसे कि काउस, एंड इनको हम किस लिए रेस करते हैं, मीट, मिल्क या फिर अदर प्रोडक्ट्स के लिए. देन वी हैव पल्प, एंड पल्प क्या है, ये एक सॉफ्ट और वेट मटेरियल होता है जो कि हम लोगों को वुड फाइबर से देखने को मिलता है. देन वी हैव ग्रेविटी, एंड हम लोगों ने इसका मतलब समझा था कि फोर्स जिससे हमारी अर्थ हर किसी को नीचे की तरफ पुल कर रही है. सो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव warm up. So we have wrap up, hand picking, winnowing, sieving, sedimentation, decantation, filtration are methods of separating substances from mixtures. So I hope आप सब लोगों ने इन सारे प्रोसेस को अच्छे से समझा होगा. एंड ये सारे प्रोसेस क्या है, ये सेपरेटिंग टेक्निक्स है, सेपरेटिंग मेथड्स है. नाउ हैंड पिकिंग इज यूज्ड टू सेपरेट हस्क एंड स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन मैनुअली. एंड हम लोग हैंड पिकिंग बेसिकली किस लिए करते हैं, जब हम लोगों को हस्क को सेपरेट कर, हस्क के अंदर से स्टोन्स को सेपरेट आउट करना होता है. Now we have winnowing separates husk from heavier grain seeds by using air currents. And हम लोगों ने ये देखा था कि winnowing में क्या हो रहा था, जब हमको ग्रेन में से हस्क को सेपरेट आउट करना है तो हम उसको एक हाइट पर लेकर जाते थे एंड इस तरह से उसको क्या करते थे, उसको हिलाते थे. एंड देन विद द हेल्प ऑफ एयर हस्क लाइटर मटेरियल जो है वो आगे की तरफ फ्लो हो जाता था एंड ग्रेन्स नीचे गिर जाते थे. Then we have sieving and filtration, exploit differences in particle size to separate components of a mixture. Then we have sieving, and sieving में हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ पोर्स थे एंड इन पोर्स का साइज जो है वो छोटा होना चाहिए था हमारे पार्टिकल्स के साइज के कंपैरिजन में. एंड इस तरह से क्या होता है कि हमारी इम्प्योरिटीज जो है वो सीव के ऊपर ही रह जाती है. Then we have decantation, separates heavier particles like sand from water by allowing them to settle and pour off the liquid. So now decantation में क्या होता है, decantation में हम लोग water को separate out कर सकते हैं from their sediments by completely pouring it into another container. Now loading is the process of accelerating sedimentation by adding chemicals to a mixture. Then हम लोगों ने पढ़ा था loading क्या है, ये sedimentation के process को increase कर देती है. And loading में हम लोग क्या ऐड करते हैं, हम alum ऐड करते हैं जो कि इस process को increase कर रहा है. Then filtration is effective for separating insoluble solids from liquids. Then हम लोगों ने ये भी देखा कि filtration जो है वो बहुत ज़्यादा effective है जिसमें हम लोग insoluble impurities को separate out कर सकते हैं from liquids. Then a saturated solution contains maximum amounts of dissolved substance. And saturated solution क्या है, एक ऐसा solution जिसमें हम लोग maximum amount of solute dissolve कर चुके हैं. अब इससे ज़्यादा solute उसके अंदर dissolve नहीं हो सकता. So now students, on the basis of the chapter, you all have this exercise over here in which you have few questions, assertion, reasoning, case study, and then you also have prescribed questions. So बच्चों, I want you all कि आप सब लोग इस exercise को अच्छे से practice करो and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये topic, ये chapter अच्छे से समझ आया होगा. And now I'll meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.